मैं यहाँ से अगर आपको उसको राइट क्लिक करके इसके ऑप्शन कंपोनेंट मोड्स में आऊँ और यहाँ से मैं इसे कोई भी कंपोनेंट को सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से मैं इसी कंपोनेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी यूनिफॉर्म के जरिए सिलेक्शन वगैरह मुझे नहीं मिली। और इसके इसके बरक्स मैं किसी पॉलीगॉन को ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। हालांकि स्मूथ नहीं है, लेकिन ये हायर ऑब्जेक्ट है, इसके सब डिवीजन आते हैं और ये यूनिफॉर्म सिलेक्शन में। यहाँ से मैं अगर किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करूँ और शिफ्ट दबा के मल्टीपल सेलेक्ट करूँ, डबल क्लिक करूँ, तो इसके आसपास के तमाम कंपोनेंट सेलेक्ट हो गए। ये होता है यूनिफॉर्म सिलेक्शन, ये होते हैं यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट और 360 एंगल के अंदर ऑब्जेक्ट्स। ये होती है टोपोलॉजी के एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट 360 के अंदर रिकवर होता है। इसी के साथ नर्व के अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह, और यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव क्रिएशन वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अगर आप इस पर चेक लगा देंगे, यहाँ पे आपके पास अगर चेक लगा देंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के अंदर बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ से हम एग्जिट ऑन कॉम्प्लिकेशन और इंटरेक्टिव क्रिएशन पे क्लिक कर देंगे, दोनों को चेक लगा देंगे, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट ग्रिड के अंदर नहीं बना, कहीं पे भी नहीं बना। अब हम इसे इजीली तौर पर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ से मैं, मेरे पास पिवट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करूँ तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सिलेंडर लिया और इसे मैं अपने इजीली तौर पर कौन ली, यहाँ से मैं इसे इजीली तौर पर इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। इसी तरह से पॉलीगॉन हमारे पास मॉडलिंग टाइप आ जाती है। पॉलीगॉन जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, हायर पॉली होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा 3D के अंदर यूज होता है, क्योंकि कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसका टेक्सचर इजीली तौर पर अप्लाई हो जाता है, इसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, इसके कंपोनेंट्स के साथ चेंजेस करना बहुत ज़्यादा इजीली है और यूजफुल है, तो इसी वजह से पॉलीगॉन का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब डिवीजन जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इसके जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, वो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं और इसे हम इजीली मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि कभी कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है और उसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यानी कि बहुत कम उसके साथ चेंजेस, कंपोनेंट के साथ चेंजेस होती है, और हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके ऊपर सिंपल सा टेक्सचर लगेगा, कलर लगेगा, और इसके साथ कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह नहीं होंगी। तो यहाँ से भी हम इस पर क्लिक करके नर्व के जरिए नर्व्स ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नर्व्स ऑब्जेक्ट को एक वॉल्यूम प्रिमेटिव ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मॉडल व्यूअर नेविगेट क्या होता है? जैसे यहाँ से मैं स्फीयर को ऐड करूँ और यहाँ से मैं आपको, जैसे यहाँ से अभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये फिल हुआ ऑब्जेक्ट है, ये एक शेडेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ से अगर आप कीबोर्ड से 5 प्रेस करेंगे तो आपको भी शेडेड व्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट फिल हुआ हुआ है और इसके ऊपर जो करंटली कलर है, इसका जो टेक्सचर है वो हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ से मैं कीबोर्ड से 4 प्रेस करूँ तो यहाँ मेरे पास वायर फ्रेम व्यू आ जाता है। ये वायर फ्रेम व्यू होता है, ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए तमाम यूज़ होते हैं मॉडलिंग के अंदर, और इनके व्यू करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे 4 से वाई फ्रेम आया था, 5 से शेडेड व्यू और 6 से टेक्सचर व्यू। टेक्सचर व्यू वो होता है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर वगैरह ऐड करते हैं। और फिर हम 7 प्रेस करें तो यहाँ से लाइटिंग व्यू, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर भी नजर आए और लाइट भी नजर आए, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लाइट पड़ गई जो हमारे सीन के ऊपर नजर आनी चाहिए, तो वो नजर आ रही है। अभी हमने कोई भी लाइट ओपन नहीं की हुई, ऐड नहीं की हुई, तो भी हमारे ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आ रहा है फिलहाल। यहाँ से भी अगर आप पैनल के ऊपर, पैनल्स में अपने आए, व्यू पोर्ट के ऑप्शन में आए, यहाँ पे आप ऑप्शंस के अंदर वही ऑप्शंस को देख सकते हैं। यहाँ से वायर फ्रेम, यहाँ से शेडेड व्यू, और इस तरह से यूज ऑल लाइट्स वगैरह। यहाँ पे आपको मिलेगा यूज डिफॉल्ट मटेरियल का आइकन। यूज डिफॉल्ट मटेरियल आइकन क्या होता है? यानी ऑब्जेक्ट का जो सेम कलर है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो तमाम कलर्स वगैरह जो डिफॉल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं हमारे सोर्स फाइल के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमें दिखे, यानी टेक्सचर वगैरह उसके ऊपर ना दिखे, कोई भी कलर जो हमने ऐड किया उसके ऊपर ना दिखे, सिर्फ हमें डिफॉल्ट टेक्सचर वगैरह दिखे जो हमारा सीन के अंदर है। इसी के साथ हम मॉडलिंग के अंदर ये शेडेड टू वायर फ्रेम भी यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि मॉडलिंग वगैरह की मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए, कि हमें वायर फ्रेम भी दिखे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने कंपोनेंट्स है, इसका व्यू भी दिखे वायर फ्रेम के अंदर, और इसका शेडेड व्यू यानी इसका फिल हुआ व्यू भी दिखे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स मोड के बारे में। कंपोनेंट मोड क्या होता है? यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके रखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे पास होता है कंपोनेंट मोड। कंपोनेंट मोड जैसा मैंने आपको पहले बहुत सी चीज़ों में डिस्कस कर दिया कि हम इसके कंपोनेंट्स के साथ, सब डिवीजन के साथ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एजिस कंपोनेंट मोड। यहाँ से आपको लाइनिंग के अंदर, वायर फ्रेम के अंदर एजिस के साथ चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैं किसी भी क्लिक करूँ, लेफ्ट क्लिक करके, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से यूनिफॉर्म सिलेक्शन कर सकता हूँ, और वही ऑप्शन है सिलेक्शन वगैरह के, तो मैं इस तरह से इनको यूज़ कर सकता हूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस कंपोनेंट के साथ चेंजेस कर दी, मैं इसके कंपोनेंट मोड से निकल के अपने वापस अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे आना चाह रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट मोड पे आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके देखते हैं वर्टेक्स कंपोनेंट्स को। वर्टेक्स कंपोनेंट क्या होते हैं? कि दो एजेस, दो लाइन जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे पॉइंट क्रिएट होता है, उसे वर्टेक्स कहते हैं, उसका वर्टेक्स कंपोनेंट कहते हैं। यहाँ से आपको डॉटेड के अंदर कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, ये मॉडलिंग के अंदर हम इसे मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसके साथ भी हम चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से फेस को देखते हैं। फेस क्या होता है कि जहाँ पे चार एज या चार कंपोनेंट्स वगैरह, वर्टेक्स वगैरह आपस में मिलकर गोल एरिया, सर्कल या क्यूब्स एरिया क्रिएट करते हैं, उसे फेसेस कहते हैं।
इसी तरह से आपने यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मल्टी ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, यानी हमें बार बार किसी भी कंपोनेंट मोड में जाना ना पड़े और हम एक ही कंपोनेंट मोड में रहते हुए अपने तमाम ऑप्शन को यूज़ कर सके। यानी मुझे एक वक्त में फेस भी चाहिए, एज भी चाहिए, वर्टेक्स सिलेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे मल्टी ऑप्शन मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने फेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक ही वक्त में एजेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, वर्टेक्स को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसे इसी तौर पर मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट मोड के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है वर्टेक्स फेस का। वर्टेक्स फेस क्या होता है, ये आपको आपके ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पर एकदम से फाड़ के दिखा देता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से व्यू होगा। यानी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी आपने ऐड किया बनाया हुआ है, तो आप उसकी क्या कहते हैं कंपोनेंट्स के साथ चेंजेस भी कर सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट में रहते हुए और अपने अंदर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। इसका बहुत ही कम यूज़ होता है। उसके ऑब्जेक्ट मोड में नॉर्मल आ गई। मॉडलिंग के हमारे पास आया था कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। जिस तरह से हमारे पास कॉपी पेस्ट होता है, हम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं कि हमने कंट्रोल से कॉपी किया, कंट्रोल सी या वाई से पेस्ट किया। लेकिन अगर 3D के सॉफ्टवेयर के अंदर, टेक्स्ट माई के अंदर अगर आप किसी भी को भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो अगर आप कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे तो आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक ही बारी में, यानी आपके सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको डुप्लीकेट कर देगा और आपके सीन को हैवी भी कर देगा और पेस्ट कर देगा। तो अक्सर इसका इस्तेमाल कम ही करें, इसे सिर्फ एनिमेशन सेट कीज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का तरीका देखते हैं। यानी हमें ऑब्जेक्ट की कॉपी पेस्ट चाहिए अपने सेम ऑब्जेक्ट की, जो जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसकी सेम कॉपी में चाहिए। और यहाँ से मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट आगे ट्रांसफॉर्म करके हम दोनों ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और एडिट के अंदर इसको ऑप्शन को हम देख सकते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट में कंपोनेंट्स दिख रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके कंपोनेंट्स भी दिखें जब मैं डुप्लीकेट करूँ या इसके सब डिवीजन दिखें। तो यहाँ पे हम एडिट के अंदर हमारे पास आ जाता है डुप्लीकेट स्पेशल। यहाँ से हम इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं। जिस तरह से हम यहाँ से, अब हमें सबसे पहले हमें इसका डुप्लीकेट इनपुट चाहिए, यानी हमें ऑब्जेक्ट के इनपुट्स भी चाहिए डुप्लीकेट करने के साथ। तो यहाँ से हम इसकी नंबर ऑफ कॉपी को सिलेक्ट किया, नंबर 1 है। और यहाँ से हमने डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ के ऑप्शन पे चेक लगा दिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्म करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट भी आ गए और उसके इनपुट्स भी आ गए। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं उसके अगर कंपोनेंट के साथ चेंजेस कर रहा हूँ वो मेरे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट के साथ भी एक साथ ही चेंजेस हो, या मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ पे इंस्टेंट लीफ नोट पे चेक लगाएंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो एक वक्त पे मैं अगर एक ऑब्जेक्ट पे चेंजेस कर रहा हूँ, उसी कंपोनेंट के साथ चेंजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी वही चेंजेस हो गए। तो इस तरह से हम इनपुट्स के कनेक्शन को ऐड करके ऑब्जेक्ट को एक ही वक्त में मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ऑप्शन को यूज़ करके इजीली तौर पर हम डुप्लीकेट स्पेशल के जरिए और भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इजी तौर पर बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे स्टेयर्स बनानी, सीढ़ियाँ बनानी और मुझे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करना, बार बार ऊपर नहीं लेके जाना, वाई एक्सिस के अंदर सेट नहीं करना, मैं एक ही बारी में डुप्लीकेट करके एक ही सिंगल क्लिक पे अपने तमाम स्टेयर्स के स्टेप्स को बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ से मैं 10 कॉपी लगा दी, यानी मुझे 10 ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट चाहिए। यहाँ से मैंने ट्रांसलेट, यहाँ से आपको ये ऑप्शन शो कर रहा है कि आपका एक्स एक्सिस है या आपका वाई है या आपका जेड है। तो यहाँ से हमने एक्स एक्सिस के अंदर वाई क्लिक कर दिया, यानी एक और एक रेडियस के अंदर हमारा एक्स एक्सिस के अंदर आया, राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर। और यहाँ पे वाई के अंदर हमारे पास ऊपर में एक एक्सिस के अंदर जाए, 1 रेडियस के अंदर, और हमने अप्लाई कर दिया। तो देखें ईजिली तरीके से हमारे 10 कॉपी हमारी ऑब्जेक्ट की आ गई और इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म होकर हमारी स्टेयर्स वगैरह इजीली तौर पर बन गई। इसी तरह से कंट्रोल सेट करूँ और ये हम ऑप्शन को देख सकते हैं। इस तरह से मैंने रोटेट के साथ किया तो रोटेट होते हुए भी ऑब्जेक्ट्स हमारे तरह से डुप्लीकेट हो सकते हैं। इस तरह से स्केल करके भी हम अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके और ऑप्शंस वगैरह हैं, जिस तरह से कॉपी है, वर्ड है, न्यू ग्रुप वगैरह, आप ग्रुप के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को डालना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने का तरीका, यानी हम दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना चाहते हैं, यानी उन्हें मर्ज नहीं करना चाहते, उन्हें ग्रुप नहीं करना चाहते, यानी कंबाइन करना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेट करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। इस तरह से दूसरे ऑप्शन, दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सुना होगा, यहाँ से आप मैश के अंदर इन ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ से मैंने शेल्फ के अंदर अपने दो ऑब्जेक्ट्स को ओपन किया और यहाँ से सैंपल के तौर पे मैंने इसके इनपुट के साथ चेंजेस किए सिलेंडर के। और मैं एक बॉन्ड टाइप या फिर एक एक्सरसाइज एसिड टाइप में कुछ ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ और मैं एक ही ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहा हूँ, उसको मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दो स्पेयर को लिया
डुप्लीकेट किया, और मैंने तमाम तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कंबाइन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कंबाइन पे क्लिक किया तो मेरे जो तीनों ऑब्जेक्ट थे ये एक वन ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हो गया और यहाँ से मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे आउटलाइनर के अंदर अपने इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री वगैरह को भी देख सकता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह क्या होती है, जिस तरह से मैंने आपको कैशे क्लीन करने का तरीका बताया था, इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री बन जाती है, क्योंकि हमने उसके साथ ऐसी चेंजेस की होती है जो उसकी प्रीवियस रह जाती है और वो उसके साथ चेंजेस रहती है, उसकी हिस्ट्री बन जाती है। तो यहाँ से हम इन हिस्ट्री को भी जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक, जो हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है, हम उसे डिलीट कर देंगे ताकि हमारी फाइल क्रैश होने से, लैग होने से बचे। यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया आउटलाइनर के अंदर और यहाँ से एडिट के अंदर डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री पास आए, तो यहाँ से हमने नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री करना है। नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री करेंगे तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट के जो फजूल का जो कैशे बना हिस्ट्री बनी है, जिसे हम अंडू करके नहीं चाह रहे, हमारी उस पर यूज़ नहीं है, हमारी फाइल लैग ना करे, हैवी ना करे, तो हम नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे आउटलाइनर के अंदर तीनों हिस्ट्रियाँ डिलीट हो गई और हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट आ गया। डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री आप करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसकी तमाम फजूल की कैशे वगैरह फाइल उड़ जाएंगी। लेकिन ये कभी कभी बॉन्स वगैरह की क्या कहते हैं जॉइनिंग को या कॉम्बिनेशन को या टेक्सचर वगैरह को या फिर कभी एनिमेशन को ये खराब कर सकते हैं। तो अक्सर आपने कोशिश ये करनी है कि अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी आपने हिस्ट्री को क्लियर करना है, उस पर नॉन डिफॉर्म हिस्ट्री करें डिलीट बाय टाइप और उसे यूज़ करें। इसी तरह से हमने इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके हम चाहेंगे सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, और हमें पता है कि हमने इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया है या हमें नहीं पता कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हुए, तो यहाँ से हमने सिंगल ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किया और मैश के अंदर हमने इसको सेपरेट पे क्लिक किया तो हमारे ये ऑब्जेक्ट जो है थ्री ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये टूट गया और हमारा सेपरेट हो गया और ये ग्रुप के अंदर आउटलाइनर के अंदर ऐड हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को मर्ज किस तरह से कर सकते हैं, इनके कंपोनेंट्स को मर्ज किस तरह से कर सकते हैं। ये यानी जिस तरह से हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो इनके पास कोई भी एक जैसे एरिया खाली रह जाता है, सुराख रह जाता है, जैसे हमें कंपोनेंट्स वगैरह को मर्ज करके उसे फिलअप करना होता है। यानी जैसे कोई भी होल एरिया खाली रह जाता है, खराब हो जाता है, उसके अंदर गैप रह जाता है, तो उसे हमें फिलअप करना होता है, तो उसके लिए हम मर्ज कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैंने सिलेंडर के कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया और इस तरह से मैंने सिलेंडर के कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया और स्पेयर के कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एडिट मेश के अंदर मर्ज टू सेंटर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने मर्ज टू सेंटर पे क्लिक किया, देखिए इसने सर्कल के और क्या कहते हैं सिलेंडर के तमाम कंपोनेंट्स को एक सिंगल वर्टेक्स के जरिए कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। तो इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। इस तरह से हम मॉडलिंग को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं, स्पेयर के मैंने तमाम चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज टू सेंटर किया। जैसे ही मर्ज टू सेंटर किया तो देखिए मेरे जो तमाम ऑप्शन वगैरह हैं, जो यानी चारों वर्टेक्स वगैरह वो एक सिंगल वर्टेक्स के अंदर ऐड हो गई और मेरी मर्ज हो गई। तो इस तरह से मर्ज टू सेंटर का ऑप्शन यूज करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ से मर्ज के ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ से मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पे करीब मिलाया। ये जो मर्ज का ऑप्शन होता है ये करीब के ऑब्जेक्ट्स के वोल एरिया को फिलअप करने के लिए, यानी जो सुराख या गैप वगैरह रहता है, गैप वगैरह जो रह जाता है उसको फिलअप करने के लिए यूज होता है। यहाँ से मैंने करीब लाया और यहाँ से मैंने इन दोनों वर्टेक्स क्लिक किया तो इसने दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया, यानी सिंगल वर्टेक्स के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह से मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट के क्या कहते हैं वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस तरह से कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से भी आप मैनुअली तौर पर अपने कंपोनेंट्स को मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पेरेंट क्या होता है, यानी कभी भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल बना के उसको उसके अंदर कंट्रोल ऐड करके उसे एनिमेट कराना होता है, मूव कराना होता है। जिस तरह से हम मर्ज कंपोनेंट्स करते हैं, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कंबाइन ना हो, ग्रुप ना हो, यानी हम दो ऑब्जेक्ट को एक करें लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट के जरिए दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करें, यानी कंट्रोल बना के उसे मूव करें। जिस तरह से हैंडल्स होते हैं, लीवर होते हैं, वो एक पूरी चीज़ को या फिर एक एरिया को ऑब्जेक्ट को संभाल रहे होते हैं। इसी तरह से पेरेंट का भी यूज होता है। यहाँ से मैंने जैसे कि मैंने यहाँ से इस सिलेंडर को ऊपर किया वाइसिस के अंदर और यहाँ से मैं
अपने कर्व के ऑप्शन के अंदर इस सर्कल को ऐड किया और मैं ऊपर लेकर आया। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने पेरेंट पे क्लिक किया। अच्छा, मैंने कंट्रोल सेट किया, मैंने पहले सिलेंडर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को सिलेक्ट किया यानी कर्व को सिलेक्ट किया अपने, और मैंने इसे पेरेंट कर दिया। तो देखें आउटलाइनर के अंदर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स आ गए और एक मेरा कंट्रोल बन गया। अब जैसे ही मैं अपने कंट्रोल पे क्लिक करूंगा तो इजीली तौर पे मेरा ये जो नीचे का ऑब्जेक्ट है वो भी पैरेंट होगा और वो मूव होगा। इस तरह से हम कंट्रोल बना के अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं बिना कंबाइन किए, बिना ग्रुप किए। अब मैं चाह रहा हूँ ये अनपेरेंट हो जाए, तो यहाँ से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एडिट के अंदर अनपेरेंट कर दिया, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अनपेरेंट हो जाएंगे और यहाँ से मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है बॉलेंस का। बॉलेंस क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को यानी या दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कंबाइन कर देता है और ऐड कर देता है। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे मैश के अंदर मैं आपको बैलेंस का ऑप्शन दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, यूनिफॉर्म, डिफरेंट और डिफरेंस और इंटरसेक्शन। यानी जैसे कि मैं यहाँ से पहले एक स्फीयर को इस ऑब्जेक्ट के सर्कल क्यूब के अंदर ऐड करूँ, वायर फ्रेम के जरिए मैं आपको दिखाऊँ 4 प्रेस करके, तो यहाँ से मैंने इस तरह से मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया और यहाँ मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे यूनियन पे क्लिक किया। जैसे ही यूनियन पे क्लिक किया तो देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये कंबाइन होकर एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी जो मेरा क्यूब का जो फेस था जिस पे मेरा स्पेयर था वो वहाँ से डिलीट हो गया और जो मेरा सर्कल का हाफ एरिया था, हाफ सब डिवीजन से वो डिलीट हो गए और हाफ जो बाहर के साइड थे वो रह गए। यानी ये इस तरह से मॉडलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कोई भी सर्कल चाहिए होता है या फिर कोई कंपोनेंट सर्कल अराउंड चाहिए होते हैं, इस तरह से हमें माइक बनाना होता है, स्पीकर बनाने होते हैं, तो इस तरह से हम बैलेंस का इसी तरीके से मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे अगर स्पेयर के कंपोनेंट को सिलेक्ट करूँ, डिलीट करूँ, तो इस तरह से मुझे यहाँ से वॉल एरिया सर्कल का मिल सकता है। इसी तरह से मैं यहाँ से डिफरेंस को देखूँ, यहाँ से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल सेट करने के बाद, यहाँ से मैंने डिफरेंस पे क्लिक किया। ठीक है, मेरे क्यूब के अंदर मेरा एक होल सर्कल क्रिएट हो गया, यानी पहले यूनियन के जरिए हमारा जो बाहर का सर्कल का एरिया था वो बाकी था, अंदर का डिलीट हो गया था, लेकिन अब डिफरेंस करने की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हो गया और अंदर का वोल एरिया बच गया और बाहर का डिलीट हो गया। तो इस तरह से डिफरेंस का यूज़ होता है। वाई फ्रेम करके आप देखें, इसी के साथ इंटरसेक्ट को देखते हैं। यहाँ से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, तो देखिए इसने अंदर के जो सर्कल का वोल एरिया था उसने उसको बाकी रखा और क्यूब के एरिया को डिलीट कर दिया और इसने सिर्फ इसके सिंगल वर्टेक्स को रखा। यहाँ से अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें हम फेस को, देखें यहाँ पे हमारे क्यूब का ही वोल एरिया। तो इस तरह से हम इंटरसेक्ट करके ऑब्जेक्ट को दो तरीके से यहाँ पे भी इस तरह से भी हम दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया और यहाँ से मुझे मेरा हाफ ऑब्जेक्ट मिल गया। एक्सट्रूड क्या होता है कि कभी कभार हमें ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ कंपोनेंट्स और चाहिए होते हैं, हमें मजीद कंपोनेंट्स के साथ चेंजेस करने के लिए या मॉडलिंग के अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए कंपोनेंट्स के अंदर ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर से और कंपोनेंट्स को बाहर निकालना। जिस तरह से मैं यहाँ से किसी यहाँ से अगर आप एडिट के अंदर इसको ऑप्शन को देख सकते हैं, कंट्रोल ई करके इसकी शॉर्टकट है। यहाँ से हमने स्पेयर को ओपन किया, यहाँ से मैंने इसकी यूनिफॉर्म करके फेसेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एडिट मैश के अंदर एक्सट्रूड पे क्लिक किया। जैसे मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया मुझे तीनों टूल के ऑप्शन का एक पिवट मिल गया एक्सट्रूड के नाम से, टूल के नाम से, यानी मुझे यहाँ पे मेरा ट्रांसफॉर्म भी मिल रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पे अगर इसके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके ट्रैक करूँ तो देखिए मेरे यहाँ के तमाम कंपोनेंट जो है वो बाहर निकल रहे हैं, यानी इस कंपोनेंट की मेरे पास डुप्लीकेट आ रही है और इसी कंपोनेंट्स के अंदर से मेरे पास और कंपोनेंट्स निकल रहे हैं, यानी जो मेरी एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, फेसेस हैं, वो ड्यूल हो रहे हैं। तो इस तरह से एक्सट्रूड का ऑप्शन होता है मॉडलिंग वगैरह के लिए। इस तरह से हम इसे स्केल कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। अच्छा, मैं एक्सट्रूड के अंदर एक चीज़ और भी है कि जैसे मैंने यहाँ पे इसके तमाम सिलेक्शन वगैरह की कंपोनेंट्स की मैं इसे मूव करा रहा हूँ ऊपर वाई एक्सिस के अंदर, तो ये एक ही सिंगल एक्सिस के अंदर ही मूव हो रहा है, यानी जो मेरे तमाम कंपोनेंट्स हैं वाई एक्सिस के अंदर वाई मूव टूल के ऊपर की साइड के अंदर ही मूव हो रहे हैं। इसी तरह से मैं अगर इसे नीचे की साइड लाऊं तो ये एक ही एक्सिस के अंदर ही नीचे आ रहे हैं। और इसी तरह से मैं इसको अगर लेफ्ट और राइट साइड पे लेकर आऊँ तो ये जो तमाम कंपोनेंट्स हैं ये टूल के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, टूल के लेफ्ट साइड के जरिए हमारे तमाम कंपोनेंट्स लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से एक्सट्रूड करें तो ये देखें, अगर हम इसे वाई एक्सिस के अंदर मूव करें तो देखें मूव टूल के जरिए जो हमारे तमाम कंपोनेंट्स एक ही एक्सिस के अंदर ऊपर आ रहे थे वो अब एक्सट्रूड के जरिए तमाम कंपोनेंट्स अपने अपने वाई एक्सिस के अंदर यानी अपने अपने ऊपर की साइड के अंदर एक्सट्रूड हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। स्केल कर रहा हूँ तो ये तमाम अपने यूनिफॉर्म एरिया के अंदर ही अपने अपने स्केल हो रहे हैं।
जैसे कि मैं यहाँ से आर प्रेस करके रोटेट टूल लूँ, तो देखिए मैं इसे स्केल कर रहा हूँ, तो सेंटर पिवट के अंदर में तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहे हैं, लेकिन एक्सट्रूड के अंदर ये अपने अपने कंपोनेंट्स जो थे, ये जो कंपोनेंट्स थे अपने अपने वोल एरिया के अंदर, अपने अपने एक्सिस के अंदर स्केल हो रहे थे, रोटेट हो रहे थे, मूव हो रहे थे। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है बेवल। बेवल क्या होता है? यानी ये ऑब्जेक्ट को ड्यूल कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को ड्यूल कर देता है, लेकिन ये एक्सट्रूड से थोड़ा अलग होता है। वो किस तरह से? जैसे कि मैंने यहाँ से इस क्यूब के एजिस वगैरह को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने बेवल क्लिक किया या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस किया, तो इसने देखिए मेरे ऑब्जेक्ट की जो दो कंपोनेंट्स एजिस की जिनको मैंने सेलेक्ट किया था उसने उसको ड्यूल कर दिया, यानी डबल कर दिया। और मुझे इस तरह से एक वॉल एरिया क्रिएट करके दे दिया। फ्रैक्शन के जरिए हम इसके रेडियस को बढ़ा सकते हैं, यानी कितना गैप होना चाहिए दो फेसेस के एजिस के अंदर, और इसी तरह से हम मिडल माउस क्लिक करके हम इसको यहाँ से पेन करके मूव कर सकते हैं। सेगमेंट यहाँ से हम इसके अगर हम बढ़ा दें, यानी सेगमेंट यानी इसके हम सब डिविजन बढ़ा रहे हैं, यानी हमने यहाँ पे पहले दो एजेस को ड्यूल किया था, बेवल किया था, एक एजेस को ड्यूल किया था, बेवल किया, तो यहाँ से हम इसको तीन करके हमने इसको यहाँ पे तीन बेवल यानी तीन एजेस वगैरह दे दी। तो इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को मूव स्मूथ करने के लिए, यूज़ करने के लिए, मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए बेवल का यूज़, इस बेवल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फेसेस को भी हम इस तरह से सेलेक्ट करके बेवल कर सकते हैं और इस तरह से ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिल होल का। फिल होल क्या होता है? यानी किसी भी अगर हमारे पास अगर हम काम कर रहे होते हैं मॉडलिंग के अंदर, तो हमारे पास कोई होल एरिया खाली रह जाता है और हमें ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को मर्ज नहीं करना होता है, हमें सिर्फ उसी कंपोनेंट्स को फिल करना होता है। तो हम उस किस तरह से करते हैं, यहाँ से मैंने फेस को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये वॉल एरिया खाली रह गया, फेस डिलीट हो गया। मैं इसे फिलअप करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसके तमाम एजेस को सिलेक्ट किया, मैच के अंदर फिल होल पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरी फेस वापस मिल गई और यहाँ पे मेरा ये एरिया जो है फिलअप हो गया। तो इस तरह से हम फिल होल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पेयर को ऐड करूँ, यहाँ से इसके मैं कंपोनेंट्स को डिलीट करूँ, फिल होल क्या, तो देखें मेरे जो है फेसेस वगैरह मुझे यहाँ पे एक फेस मिल गए और यहाँ से इस तरह से मेरा होल एरिया फिल हो गया। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट को जो आप मैनुअली तौर पर सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, वो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर देता है, यानी निकाल देता है। जैसे एक्सट्रूड के अंदर ड्यूल कर देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ मर्ज होते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट के अंदर वो उनको निकाल देता है, ड्यूल नहीं करता। जिस तरह से मैंने यहाँ से इसे कुछ कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से हाफ सर्कल को सिलेक्ट किया अपने व्यू पोर्ट के अंदर आके, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हाफ सर्कल मुझे मिल जाए और हाफ सर्कल मेरा अलग हो जाए, यानी ये और एक ऑब्जेक्ट है, ये दो के अंदर टूट जाए। तो यहाँ से मैंने एडिट इमेज के अंदर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, तो देखिए मेरे यहाँ से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, यानी एक सर्कल रहा मेरा और इसके दो कंपोनेंट्स, दो ऑब्जेक्ट साइड से मुझे मिल गए। तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट का मॉडलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट एज लूप टूल का। यहाँ पे मैश टूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंसर्ट एज लूप टूल का ऑप्शन मिलेगा, यानी ये आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मैनुअली तरीके से एज को ऐड कर सकते हैं, कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। यानी इस तरह से मैं सिलेंडर को ओपन करूँ और यहाँ से मैंने इसके सब डिविजन्स बढ़ाए, या फिर मैंने इसके कंपोनेंट को सिलेक्ट करके आगे किया। अब मैं इसके अगर सब डिविजन्स को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है खराब हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस यहाँ पे जो मैंने इसके साथ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए, यही भी मुझे कुछ एज वगैरह चाहिए, फेसेस चाहिए। तो यहाँ से मैं इंसर्ट एज लूप टूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट एज लूप टूल आ गया। यहाँ से मैं कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट के पास क्लिक करूँगा और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा, देखिए यहाँ से मुझे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी हम मैनुअली तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ से इसके एंगल को चेंज करके यहाँ पे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ से इस तरह से मुझे लाइन्स वगैरह मिल गई। इसी तरह से यहाँ से मैं दो ऑब्जेक्ट, दोनों फेस को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड करके आगे किया और यहाँ से मैंने यहाँ से एक ऑफसेट और एज, यहाँ से मैंने ऑफसेट एज लूप टूल का इस्तेमाल किया। ऑफसेट एज लूप टूल क्या करता है, यानी ये आपको क्या कहते हैं, यानी ये आपको एज तो देता है, लेकिन ये आपको दो साइडेड के अंदर, यानी वाई एक्सिस के अंदर ऊपर साइड के अंदर और एक्स एक्सिस के अंदर मेजरमेंट के हिसाब से, यानी
बिल्कुल एक्यूरेट टाइम यानी बिल्कुल एक्यूरेट साइज के अंदर और एक्यूरेट मेजरमेंट के हिसाब से ये आर्किटेक्चर वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से आपको एजेस वगैरह दे देता है, यानी आपको बिल्कुल लाइन अप लाइन बिल्कुल बिल्कुल सेट एज देता है, और वो भी ड्यूल एज दे देता है, वाई एक्सिस के अंदर और एक्स एक्सिस के अंदर। यहाँ से जिस तरह से मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से हमने क्लिक करा और यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, तो देखें किस तरह से मुझे एज मिल गई, ड्यूल एज मिल गई। यहाँ से अगर मैं क्यूब को ऐड करूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, तो इस तरह से हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर और एक्स एक्सिस के अंदर हमें 2 एज मिल गए। मॉडलिंग के अंदर 3D के अंदर कभी कभी हमें टेक्स्ट वगैरह को ऐड करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है हम इसे मैनुअली तौर पर बनाते नहीं है, तो हम यहाँ से टाइप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट के अंदर वहाँ पे टाइप टूल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, 3D टाइप टेक्स्ट। तो यहाँ से हम एट्रीब्यूट्स के अंदर हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3D टाइप की जगह अपना नाम दे देता हूँ। यहाँ से हम इसके फॉन्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एयर स्ट्राइक रख दिया, और हम यहाँ से इसकी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसकी ट्रैकिंग वगैरह कम कर सकते हैं, यानी इसकी गैप वगैरह कम कर सकते हैं। और इसी के साथ इसकी कैनिंग स्केल, यानी इसके अंदर कितना गैप होना चाहिए, एक अल्फाबेट के अंदर, उसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। इसी के साथ कभी कभी हमें टेक्स्ट चाहिए होता है लेकिन कंट्रोल की सूरत में चाहिए होता है, जिस तरह से मैंने आपको पेरेंट करके कंट्रोल करके ऑब्जेक्ट को मूव करना दिखाया था, इसी तरह से हम कभी कभी टेक्स्ट को चाह रहे होते हैं कंट्रोल के जरिए, यानी हमें ऑब्जेक्ट कंट्रोल चाहिए होता है और हमें उसे मूव नहीं कराना होता, उसे एनिमेट नहीं कराना होता। ऑब्जेक्ट के पास हमें अपना टेक्स्ट को रखना होता है कंट्रोल की सूरत में, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसका नाम है। जिस तरह से यहाँ पे हम 3D के अंदर करेक्टर की मूवमेंट के लिए, फेशियल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके रखा है, और यहाँ से मैं ज्योमेट्री के अंदर क्रिएट कर्व फ्रॉम टाइप पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये कर्व बन जाएगा। यहाँ से हमें देखें तो हमारे पास एक कंट्रोल बन जाएगा, और यहाँ से हमें हमारे पास मैश आ जाएगा। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक आती है एनोटेशंस वगैरह, जैसे